नमस्कार, स्वागत है आपका। आप ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं शबाब। दिन भर क्या घटा देश और दुनिया में खास, हम आपको बताएंगे अगले आधे घंटे में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और वाराणसी से आपको एक बड़ी खबर बताएंगे, जहां पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले एक और शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। आईएसआई जासूस एटीएस ने पाकिस्तानी जासूस को गिरफ्तार किया है। पाकिस्तान के लिए ये जासूसी करता था। तुफैल इसका नाम बताया जा रहा है। पाकिस्तान को ये खुफिया जानकारी भेज रहा था। वाराणसी का रहने वाला तुफैल है। व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए संपर्क पाकिस्तान के लोगों से करता था और पाकिस्तान के 600 से ज्यादा लोग इसके संपर्क में थे। ये बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर वाराणसी से, जहां पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले, हिंदुस्तान की जानकारी पाकिस्तान तक साझा करने वाले तुफैल नाम के एक युवक को एटीएस ने गिरफ्तार किया है। और बताया जा रहा है कि व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए ये भारत से गोपनीय जानकारियों को पाकिस्तान तक साझा करता था। पाकिस्तान से 600 से ज़्यादा लोग इसके संपर्क में थे। ये इस वक्त की बड़ी खबर है आपके टीवी स्क्रीन पर। बड़ी खबर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर वाराणसी से। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक सीधे जुड़ गए हैं लखनऊ से। अभिषेक, क्या जानकारी है इस गिरफ्तारी से जुड़ी? शबाब, तुफैल नाम का ये शख्स जिसके बारे में एटीएस को पता चला कि भारत और पाकिस्तान के बीच जब तनावपूर्ण स्थिति थी तो कई ऐसे लोग जो स्लीपिंग मॉड्यूल की तरह काम करते थे वो एक्टिव हो गए। उनमें से तुफैल भी एक शख्स था जिसने अचानक से व्हाट्सएप ग्रुप पर देश विरोधी बातें, देश विरोधी चीज़ें कहीं ना कहीं एक प्रोपोगेंडा के तहत शुरू कर दिया। और सोशल मीडिया इस तरह के लोगों के लिए एक बड़ा हथियार बना है इन सालों में, जब इस तरह के एंटी नेशनल एजेंडे को ये फ्लोट करने की, चैनलाइज करने की, प्रोपेगेंडा क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तुफैल पाकिस्तान की कुछ जिहादी संगठनों से सीधे संपर्क में था, आईएसआई के एजेंट से संपर्क में था और पाकिस्तान की आर्मी के एक ऑफिसर की पत्नी से लगातार इसकी बातचीत होती रही है, जिससे जुड़े हुए एटीएस को बाकायदा सबूत मिले हैं। तुफैल की जब गिरफ्तारी हुई है तो उसके पास से एक मोबाइल फोन मिला है, जिसे गिरफ्तारी के वक्त तुफैल तोड़ना चाह रहा था। हालांकि ये संभव नहीं हो पाया तुफैल को, उस वक्त उसे गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन अंत तक तुफैल जब तक गिरफ्त में नहीं आया था तो वो चाह रहा था कि वो मोबाइल को किसी तरह डिस्ट्रॉय कर दे। लेकिन अब एटीएस के हाथ वो मोबाइल फोन है जिसे अलग अलग तरीके से परीक्षण किया जा रहा है और उसके जरिए कई सारी जानकारियां सामने होंगी। तो आप समझिए कि इस बीच भारत और पाकिस्तान के बीच जब तनाव बढ़ा तब उत्तर प्रदेश से ये दूसरी ऐसी गिरफ्तारी है जिसमें ये शक बिल्कुल साफ सामने है कि कैसे ये लोग स्लीपिंग मॉड्यूल की तरह काम कर रहे थे, अलग अलग एंगल्स पर आईएसआई और पाकिस्तान से जुड़े हुए लोगों की मदद कर रहे थे और एक प्रोपेगेंडा को देश में चैनलाइज करने की कोशिश कर रहे थे। और अभिषेक, जिस तरीके से उधर शहजाद, इधर तुफैल, लगातार ऐसे लोगों पर बहुत बारीक तरीके से नजर रखी जा रही है जो देश विरोधी कृत्य में लिप्त हैं और देश विरोधी ये जो काम कर रहे हैं इनको लेकर के। बिल्कुल शबाब, बहुत बारीकी से नजर रखी जा रही है। देश की बाकी एजेंसीज भी इनपुट दे रही हैं और साथ ही साथ यूपी एटीएस खासतौर पर उत्तर प्रदेश हमेशा से सेंसिटिव स्पॉट रहा है, लिहाजा उसको लेकर अलग अलग जगहों पर इस तरह की जो भी सूचनाएं मिल रही हैं या इनपुट्स मिल रहे हैं उसको लेकर यूपी एटीएस बहुत बारीकी से काम करती नजर आ रही है। और लगातार इस बीच में जितने भी लोग पकड़े जा रहे हैं भारत के खिलाफ जासूसी करने के मामले में या भारत की गोपनीय जानकारियां साझा करने के मामले में, क्या इन सारे लोगों का चैनल एक ही है? दानिश जिसका नाम बताया जा रहा था, लगातार इस खबर को भी हम फॉलो कर रहे हैं, क्या ये सारे लोग इसी से कनेक्टेड हैं या फिर इनके अलग अलग आका हैं जिनको ये लोग अपनी रिपोर्ट करते हैं, अपनी जानकारियां उपलब्ध कराते हैं? देखिए, हरियाणा के एक यूट्यूबर की गिरफ्तारी के बाद ये तेजी से बात सामने आई थी, ज्योति की बात कर रहा हूं मैं, और इसके बाद दानिश का नाम दोबारा सामने आता है जब एक व्यापारी, जिसे बताया जाता है कि वो तस्करी कर रहा था और 21 से 22 लोगों को पाकिस्तान भेज चुका था, उसकी गिरफ्तारी में भी के बाद भी जब उससे पूछताछ हुई तो दानिश का नाम सामने आया कि वो पाकिस्तानी एम्बेसी में, जो भारत के हाई कमीशन में फिलहाल मौजूद है, वो पाकिस्तानी एम्बेसीज को ये चैनलाइज करता था कि कैसे उन वीज़ा को आसानी से वहाँ पर इम्प्लीमेंट करके उन्हें
ग्रीन सिग्नल दिलवाना है और वहाँ वीज़ा उनका लगवा देता था ताकि वो लोग आसानी से पाकिस्तान पहुँच जाएं। इस घटना में अभी फिलहाल दानिश का नाम सामने नहीं आया। हाल ही में गिरफ्तारी हुई है, इसे रिमांड पर लिया जाएगा, न्यायालय के सामने पेश किया जाएगा। एटीएस रिमांड पर लेगी और फिर पूछताछ के बाद कुछ बड़ी बातें सामने आ सकती हैं। ठीक है अभिषेक, बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। आप बने रहिएगा हमारे साथ। इसके बाद भी एक और खबर है, वो भी अपने दर्शकों को बता देते हैं, उस पर भी आपसे जानकारी लेंगे। आईएसआई का जो जासूस था, उसे जो गिरफ्तार किया गया था शहजाद, उससे पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए हैं और उन खुलासों ने तमाम तरीके से जो जांच एजेंसियां हैं उनको अलर्ट मोड पर कर दिया है। आईएसआई जासूस शहजाद से पूछताछ में जो खुलासे हुए हैं उसमें पता चला है कि आईएसआई के कुछ हैंडलर्स भारत में भी पैसे दे रहे थे। आईएसआई के कहने पर ये पैसे दिए जा रहे थे। शहजाद ने इन बातों को कबूला है। शहजाद फिलहाल न्यायिक हिरासत में लखनऊ जेल में बंद है और आईएसआई से जुड़े हुए जो जानकारियां साझा की हैं वो चौंकाने वाली हैं। अभिषेक लगातार बने हुए। अभिषेक, शहजाद से जुड़ा हुआ क्या ये अपडेट बता रहे हैं? बिल्कुल शबाब, शहजाद जिसकी गिरफ्तारी हुई थी और हम जिक्र भी कर रहे थे अभी कि दानिश जो पाकिस्तानी हाई कमीशन में है, और वहाँ उसका नाम सामने तब आया जब पता चला कि तकरीबन 21 लोगों को अलग अलग जगहों से इसने पाकिस्तान भेजा था। बात ये भी पता चल रही है अब पूछताछ में कि कैसे ये बाकायदा फंडिंग्स जो आईएसआई से करती थी, वो फंडिंग्स ये आगे आईएसआई से जुड़े हुए लोग, उनके हैंडलर्स, उनके स्लीपिंग मॉड्यूल्स उन्हें पहुंचाता था और भारत में उनसे बाकायदा मुलाकात करके ये फंडिंग इसने आगे मुहैया कराई है। इसके बारे में और भी कई सारी जानकारियां हैं जो चौंकाने वाली हैं। आईएसआई से इतनी ज़्यादा संपर्क में आ चुका था कि आईएसआई के कहने पर इसने बाकायदा यहाँ रिक्रूटमेंट करने की कोशिश की कुछ लोगों को, जो भारत से पाकिस्तान जा पाएँ और फिर वापस ट्रेनिंग करके आएँ और यहाँ पर किसी घटना को अंजाम दें। साथ ही साथ कहाँ पर ये रुका, किस जगहों पर रुका था, इसको लेकर हो सकता है देश की बाकी एजेंसी भी इसे रिमांड पर लें और फिर इससे पूछताछ और भी ज़्यादा की जा सकेगी। लेकिन फिलहाल ये लखनऊ जेल में है और आने वाले दिनों में इसकी रिमांड एप्लीकेशन भी एजेंसी की तरफ से दायर की जा सकती है। ठीक है अभिषेक, बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए, तफसील से जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आप नज़र बनाए रखिए, खबर पर आगे जो भी अपडेट्स रहेंगे फिर लौटेंगे। लखनऊ के बाद मथुरा से आपको खबर बताएंगे, जहां पर साधु के भेष में एक बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया गया है। बांग्लादेशी नागरिक यहां साधु बनकर रह रहा था। इसकी गिरफ्तारी के साथ ही लोगों ने अब इसके खिलाफ एक्शन की मांग कर रहे हैं। राधा कुंड के पास ये बांग्लादेशी नागरिक रह रहा था। स्थानीय लोगों ने इसके खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की है और बताया ये भी जा रहा है कि इस बांग्लादेशी के पास से मेड इन पाकिस्तान के उपकरण बरामद हुए हैं। साधु के भेष में ये बांग्लादेशी नागरिक वहाँ पर रह रहा था और जब लोगों को ये पता चला कि ये बांग्लादेश का है और गलत ढंग से ये यहाँ पर साधु बनकर रह रहा है, उसके बाद लोगों ने इसके खिलाफ नाराज़गी जाहिर की और इसको ऊपर एक्शन लेने की मांग। तो ये बड़ी खबर मथुरा से आपको बता रहे हैं, जहां पर एक साधु के भेष में एक बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया गया। बांग्लादेशी नागरिक साधु बनकर यहां पर रह रहा था। फिलहाल इसकी गिरफ्तारी के साथ ही बहुत सारे सवाल उठ खड़े हुए हैं कि कैसे ये घुसपैठिए यहाँ पर बिना जानकारी के रह रहे हैं और इस तरीके से कितने और लोग यहाँ पर रह रहे हैं। फिलहाल इसकी जांच पड़ताल बढ़ा दी गई है, तेज़ी के साथ जांच पड़ताल की जा रही है और अब इन सब के बाद बहुत सारी चीज़ें निकल कर आ रही हैं। बताया ये जा रहा है कि इसके पास से मेड इन पाकिस्तान की भी कई चीज़ें बरामद हुई हैं। अब इसकी गिरफ्तारी के साथ ही कई तरीके के सवाल उठ खड़े हुए हैं। वीर हमारे साथ, हमारे सहयोगी इसी खबर पर मथुरा से सीधे जुड़ गए हैं।
वीर, क्या जानकारी है, कैसे इसकी पहचान हुई और ये मेड इन पाकिस्तान वाली क्या बात इससे जुड़ रही है? देखिए सभा, बिल्कुल जिस तरीके से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था उसके बाद से खुफिया एजेंसियां सक्रिय कर दी गई थी और खुफिया एजेंसी सक्रिय होने के बाद मथुरा में एसएसपी सलोक कुमार के द्वारा नौजील में ईंट भट्टों पर बड़ी कार्रवाई की गई थी और वहां 90 जो घुसपैठिए बांग्लादेशी काम कर रहे थे उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। उसके बाद से लगातार मथुरा में, क्योंकि मथुरा धार्मिक स्थल है, कृष्ण भगवान की भूमि है और यहाँ तमाम जो श्रद्धालु भक्त बड़ी आस्था और भक्ति के साथ आते हैं और ऐसे में आतंकवादियों के टारगेट पर तीर्थ स्थल होते हैं। इसी को देखते हुए यहाँ की जो स्थानीय लोग हैं उनमें काफी जागरूकता आई और आज मथुरा के कस्बा राधा कुंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ लोगों ने आवाज बुलंद की। साफ तौर पर कहना था कि जिस तरीके से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था उसमें कहीं ना कहीं चूक रही थी और वही चूक कहीं मथुरा में देखने को ना मिले, इसी को लेकर क्योंकि उनके आशंका यह जताई कि साधु भेष में भारी मात्रा में जो राधा कुंड में जो बांग्लादेशी है वो यहाँ निवास कर रहे हैं, उनके खिलाफ एलआईयू की टीमें और आईबी की टीमें जांच करें ताकि जो यहाँ जो घुसपैठिए रहना है उन्हें देश से बाहर निकाला जा सके। खास बात इसमें ये निकल के सामने आई है कि एक जो बंगाली भेषधारी यहाँ जो रह रहा था उसने एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पर पंखा खराब होने पर वो इलेक्ट्रॉनिक दुकान पर पहुंचा पंखा सही कराने के लिए। पंखे की दुकान पर ये जो पाकिस्तानी जो मेड इन पाकिस्तानी जो पंखा आप देख रहे हैं तस्वीरों में, ये वहां उस दुकान पर पहुंचा था और उस दुकान के जो स्वामी हैं उनके द्वारा ये फोटो खींच दिया गया। फोटो खींचने के बाद ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आज इसी को लेकर के राधा कुंड के जो स्थानीय लोग हैं, जो नवयुवक हैं, उन्होंने साफ तौर से ये कह दिया कि राधा कुंड में भी बांग्लादेशी छुपे हुए हैं और उन पर जो शिकंजा कसा जाना चाहिए। कहीं ना कहीं इनके कब्जे से जिस तरीके से एक दुकान पर पंखा पहुंचाया और वो उस पर साफ तौर से लिखा था मेड इन पाकिस्तान, तो कहीं ना कहीं जो सुरक्षा में ये चूक साबित हो सकती है। इसी को लेकर के जो मांग है जो कार्रवाई की वो लगातार। फिलहाल ये बांग्लादेशी हैं या बंगाली हैं, इस बात के लिए भी तफ्तीश की जानी चाहिए और इसके पास ये पंखा कहाँ से आया, ये बड़ा एक जांच का विषय है और इस पर एलआईयू और पुलिस कैसे कार्रवाई करती है इस पर आप नज़र बना रखिए। फिर लौटेंगे आपके पास। शुक्रिया इस पूरी बातचीत। अगली खबर हाथरस से आपको बताएंगे। हाथरस में हुई घटना में, जो सत्संग में घटना हुई थी जिसमें करीबन 120 के आसपास लोग मर गए थे, उस मामले में जमानत मिल गई है इलाहाबाद हाई कोर्ट से। मुख्य आरोपी को, सत्संग हादसे के मुख्य आरोपी को जमानत मिल गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आरोपियों को जमानत दे दी है। मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर समेत 3 लोगों को जमानत दे दी गई है। आपको बता दें कि 2 जुलाई 2024 को सिकंदरा राव में ये भगदड़ हुई थी। 123 लोगों की इसमें मौत हो गई थी। ये बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। सिकंदरा राव हाथरस में 2 जुलाई 2024 को एक सत्संग हुआ था। सत्संग में जितनी जगह थी उससे कई गुना ज़्यादा भीड़ आ गई तो भगदड़ मच गई तो कई लोग दब के मर गए। 123 लोगों की इस हादसे में मौत हुई। मामला पुलिस से होता हुआ कोर्ट तक पहुंचा और जो बड़ी खबर मिल रही है वो ये कि इसमें जो कथावाचक थे, जिनको इस सत्संग में आना था, जो आए हुए थे, देव प्रकाश मधुकर, उनको जमानत दे दी गई है। मुख्य आरोपी, ये बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर हाथरस। तो हाथरस सत्संग से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुख्य आरोपी को जमानत मिल गई है। 123 लोगों की इस हादसे में मौत हुई थी। सुनील हमारे सहयोगी हाथरस से जुड़ गए। हाथरस में क्या कुछ रहा इस पूरी सुनवाई के दौरान जमानत के मामले पर, सुनील? जी शबा, बिल्कुल आपको बता दूं, ये आज हाथरस में जो मामला था, हाथरस का ऐतिहासिक मामला था जब सत्संग हादसे में करीब 123 लोगों की मौत हो गई थी। उसके बाद तमाम कार्रवाई इसमें चली और तमाम लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिसमें मुख्य आरोपी देवप्रकाश मधुकर जो इसका मुख्य आरोपी था उसकी भी गिरफ्तारी हुई। और इसको लेकर के तमाम जब माननीय न्यायालय जनपद हाथरस में जो सब सुनवाई हुई तो उसके अलावा कई 8 लोगों को पहले ही जमानत मिल चुकी थी, जिसके बाद आज जो ये देवप्रकाश मधुकर था जनपद हाथरस न्यायालय से की जमानत याचिका खारिज हो गई थी, जिसके बाद इनके अधिवक्ता एपी सिंह ने हाईकोर्ट में इनकी अपील करी। उसके बाद कल हाईकोर्ट ने जो देवप्रकाश मधुकर के साथ में 2 अन्य लोगों को जमानत मंजूर कर दी गई है। जी शो, शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए सुनील। आप नजर बना रखिए, फिर लौटेंगे आपके पास। अगली खबर श्रावस्ती से आपको बताएंगे, जहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान सामने आया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के बेतुका बयान दिया है और उनके इस बयान के बाद अब बहुत तरीके की राजनीतिक चर्चाएं जोरों पर हैं।
उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पूरी तरह से फेल है, पूरा ऑपरेशन टाई टाई फिस हो गया। पीएम मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री केवल नूरा तुष्टि करते रहे। स्वामी प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान आया है। मिथिलेश हमारे सहयोगी श्रावस्ती से सीधे जुड़ गए। मिथिलेश, क्या है पूरी जानकारी, क्या कुछ कहा स्वामी प्रसाद मौर्य ने? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा। वो आज उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में स्वामी प्रसाद मौर्य का 1 दिवसीय दौरा था, जहां पर इन्होंने पहुंचकर एक तरफ जहां बीजेपी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर गुणगान कर रही है, जगह जगह तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी यहाँ स्वामी प्रसाद मौर्य पहुंचे हैं और उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। इन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर पूरी तरह से फेल था, टाई फिस हो गया ऑपरेशन सिंदूर। लगातार इस पर हमला बोलते हुए उन्होंने और कई बातें कही हैं जो भारतीय जनता पार्टी पर एक कठोरा घात है, लगातार उन पर आरोप बोला गया है। करनी सेना पर भी इन्होंने जमकर हमला बोले खुद यहाँ पर लहराई गई थी तलवारें, बंदूकें, लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं हो पाई। मदरसों पर बुलडोजर की कार्रवाई जारी है, लेकिन 27,000 स्कूलों को बंद करने की तैयारी पर जताई जा रही है चिंता। लगातार कई ऐसे आरोप उन्होंने लगाए हैं बीजेपी पर और बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। ये श्रावस्ती में 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे थे, जहां पर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर इन्होंने जमकर हमला बोला है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। मिथिलेश, आप नज़र बना रखिए, आपके पास फिर लौटेंगे। धन्यवाद। अगली खबर लखनऊ से आपको बताएंगे, जहां पर नगर निगम ने जिस कंपनी को शहर के बिजली के खंभों पर लाइटें ठीक करने का ठेका दिया था, उसने गड़बड़ झाला कर दी। नगर निगम के सर्वे में 33,000 स्ट्रीट लाइटें खराब होने की बात कही गई है। अकेले राजधानी लखनऊ कंपनी को EESL कंपनी को ये जिम्मा दिया गया था रखरखाव का। फिलहाल 31 मई को कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है। नगर निगम ने कंपनी से खराब लाइटें चालू हालत में मांगी हैं। कंपनी के अधिकारी खराब लाइटें चालू हालत में हैंडओवर करें, नहीं तो उनका जो बिल नगर निगम के पास ड्यू है उसमें से कटौती की जाएगी। 33,000 स्ट्रीट लाइट कंपनी को सही सलामत वापस करनी है। ये बड़ी खबर है। वर्षा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इसी खबर पर सीधे जुड़ गई हैं। वर्षा, सरकारी कंपनियां जब प्राइवेट कंपनियों को टेंडर दे देंगी, अपना काम जब उन पे थोप देंगी, तो प्राइवेट कंपनियां तो ऐसा ही करती हैं। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से इस कंपनी ने पूरी तरीके से स्ट्रीट लाइट पर जो चीजें की है, उसको लेकर ये साफ कहा जा रहा है नगर निगम की तरफ से कि पूरा जो वो इंस्ट्रक्शन दिया गया था उसमें उन्होंने साफ तरीके से कहा कि 31,000 जितनी भी लाइटें हैं जो खराब हुई हैं उसको सही किया जाए और सही तरीके से फिर से सरकार को दिया जाए, क्योंकि इन खराब लाइटों को जब सरकार ने इनको दिया था तो सही करके दिया था। तो जाहिर सी बात है, अब इस स्ट्रीट लाइट को लेकर जो सरकार ने ऐलान किया है, जिस तरीके से नगर निगम ने जो सर्वे किया है, उसमें साफ तरीके से कहा गया है कि स्ट्रीट लाइट जितनी भी हैं उनको सही करके फिर से वापस किया जाए और कंपनी को दोबारा जो ये प्रोजेक्ट है वो नहीं दिया जाएगा, क्योंकि खराब तरीके से इन्होंने काम किया था और खराब तरीके से पूरे काम को आगे बढ़ाया था। तो क्या कंपनी से टेंडर वापस ले रही है नगर निगम? अगर वापस ले रही है तो क्या आगे मेंटेनेंस वो खुद कराएगी, खुद करेगी काम? देखिए, बिल्कुल शबाब, जब नई कंपनी को, किसी कंपनी को काम दिया जाता है तो जाहिर सी बात है उससे उस काम को पूरा तरीके से सही कराया जाता है और सही कराने के साथ साथ अगर वो कंपनी सही से काम भी नहीं करती तो उस टेंडर को वापस भी ले लिया जाता है। जिस तरीके से इस टेंडर को इस कंपनी ने काम किया था उसको लेकर अब इनसे ये टेंडर वापस लिया जा रहा है। अनुबंध भी पूरा हो चुका है, 31 मई तक का जो समय होता है वो पूरा हो चुका है, जिसकी वजह से अब ये टेंडर की जो है वो वापसी होने वाली है। और जब नया टेंडर अलॉट होता है तो कभी कभी सेम कंपनी को मिलता है, लेकिन इस बार सेम कंपनी को नहीं मिलेगा क्योंकि इनका काम खराब था। लगभग 33,000 लाइटें जो राजधानी लखनऊ की है वो बंद पड़ी हुई हैं। नहीं, मतलब अब नगर निगम खुद इसका काम करेगा या दोबारा से नई कंपनी को टेंडर करेगा? देखिए, नगर निगम का काम हमेशा जो टेंडर निकलता है उसमें नई नई कंपनियां आती हैं, तो इस बार भी जब ये टेंडर पास होगा तो नई कंपनी सामने आएगी। जो कंपनी सबसे अच्छा काम करेगी उसको ही काम दिया जाएगा। तो इस बार भी नगर निगम किसी अन्य कंपनी को ही काम देगी।
अच्छा, मतलब ये है कि अब इनसे इनका समय पूरा हो रहा है, टेंडर का समय आएगा, लिहाजा इनसे सारी चीज़ें कंप्लीट करा के ली जाएंगी। ये एक बहुत अच्छी बात है। तो कब तक, चूंकि 31 मई का तो समय बहुत कम है, डेडलाइन कम है, नगर निगम ने इनको कब तक का समय दिया है सारी चीज़ों को दुरुस्त कर लेने का? और क्या अगर ये दुरुस्त नहीं करेंगे 33,000 स्ट्रीट लाइट को, तो कितना भुगतान है जिसको ये रोक देंगे? देखिए, अगर बात की जाए तो अभी तक जो समय सीमा दी गई है वो 31 मई तक की ही दी गई है, जिसपे 33,000 जो स्ट्रीट लाइटें हैं वो राजधानी लखनऊ में खराब बताई जा रही है। 31 मई तक अगर ये पूरी तरीके से इस जो प्रोजेक्ट है इसको पूरा नहीं करते, लाइटें नहीं सही करते हैं, तो इनकी जो बकाया जो किस्तें हैं उसके तहत इनको पैसे नहीं दिए जाएंगे, उसमें से पैसे काटे जाएंगे। क्योंकि जब भी कोई अनुबंध होता है तो एक समय सीमा के साथ साथ एक पैसे डिसाइड होते हैं, और जब प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है, ये समय पूरा हो जाता है, तो उस पैसे को सरकार पास करती है। तो उसी की तरीके से जो पैसे अभी बचाए गए हैं, जो पैसे हैं, उसमें से उन पैसों को काटा जाएगा। चलिए, मुमकिन उम्मीद है कि कम से कम नगर निगम अपनी चीज़ों को सही तरीके से वापस हैंडओवर ले ले, वरना लखनऊ नगर निगम तो अपने ज़्यादातर काम प्राइवेट कंपनियों से ही कराता है। सड़क पे झाड़ू लगवाने से लेकर के डोर टू डोर कचरा कलेक्शन तक का काम प्राइवेट कंपनी यही करती, नगर निगम उसका टेंडर देता है। खैर, उम्मीद की जानी चाहिए इससे प्रदेश की और शहर की स्थितियाँ बेहतर होंगी। शुक्रिया वर्षा इस पूरी जानकारी के लिए। इन्हीं तमाम खबरों के साथ ही ग्राउंड रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही। लखनऊ से मेरे कैमरा सहयोगी अरशद के साथ मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अहम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।